नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, मैं आपकी दोस्त एरा आज आपके लिए लेकर आई हूं भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के दूसरे चैप्टर द आर्ट ऑफ द डिसरप्शन, व्यवधान की कला का सारांश। यह अध्याय अमेरिकी वर्चस्व के कमजोर होने और बहुध्रुवीय विश्व के उदय को दर्शाता है। चीन के उभार और अमेरिका की अलगाववादी नीतियों ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं, जिससे हम वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं द इंडिया वे पुस्तक का सारांश। चैप्टर की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप के एक कोट, समटाइम्स बाय लूजिंग अ बैटल यू फाइंड अ न्यू वे टू विन अ वॉर, से होती है। यानी कई बार बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। लेखक बताते हैं कि पिछले 2 दशक से चीन कोई लड़ाई के बिना ही जीत रहा है, जबकि अमेरिका जीते बिना ही लड़ते जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ क्षेत्र पर अपने प्रभाव या जीत की नहीं हो रही, बल्कि इससे अधिक आर्थिक विकास, राजकीय प्रभाव और जीवन की क्षमता के बारे में हो रही है। वर्तमान में विश्व की 2 बड़ी सत्ताएं, चीन और अमेरिका, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, और उनका यह प्रभाव एक या दूसरे तरीके से विश्व के अन्य देशों पर भी दिख रहा है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है द आर्ट ऑफ डीलिंग, यानी अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग की कला। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अन्य देशों के साथ सम्मेलनों को बढ़ावा देना और आपसी मतभेद को मैनेज करने की कला। विश्व की बड़ी बड़ी महासत्ताएं कई वर्षों से विभिन्न तरीकों से इसे प्रयोग में लाती रही हैं, जैसे कोल्ड वॉर और उसके बाद सोवियत संघ अमेरिका संबंध, मेजी रेस्टोरेशन के बाद जापान यूके संबंध, 1950 के दशक में चीन सोवियत संघ संबंध आदि, जिसमें आपसी मतभेदों को भी कूटनीतिक तरीके से हैंडल किया गया। कोल्ड वॉर एरा में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी सोवियत संघ था, परंतु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह स्थान चीन ने ले लिया है। चीन ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर फोकस करके विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है, वहीं अमेरिका का वर्चस्व घटता जा रहा है। अब सवाल यह है कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाओं की इस स्पर्धा में आखिर लाभ किसे होगा। यूं तो हम आज ग्लोबलाइजेशन एरा में जी रहे हैं, परंतु धीरे धीरे देशों का रुझान वैश्विक अप्रोच से हटकर राष्ट्रवादी अप्रोच की ओर हो रहा है, यानी वैश्विक सहयोग के साथ राष्ट्र प्रथम की नीति, जिसमें भारत या अमेरिका भी पीछे नहीं है। आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का विश्व होगा। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड सेंसिंग, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मटेरियल्स, हाइपरसोनिक एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो भी देश इनकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर मजबूत पकड़ बना पाएगा, वही संपूर्ण विश्व पर सत्ता स्थापित कर पाएगा। हमें यहाँ यह भूलना नहीं चाहिए कि आने वाला समय एक ध्रुवीय सत्ता नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय सत्ता का समय होगा, जहाँ कई परेशानियां अहम मुद्दों पर मतभेदों के कारण पैदा होती हैं, जैसे राष्ट्रों के बीच के संबंध, राजनीति, समाज, बिजनेस, मार्केट और आपसी विश्वास, जिनका उपाय हम समायोजन और योग्य लेनदेन के द्वारा खोज सकते हैं। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के लिए नए ग्लोबल पावर की तरह उदय होना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जहां परस्पर निर्भरता और विवशता के इस दौर में यह उदय अच्छे नेगोशिएशंस की कला के द्वारा ही संभव है। अब प्रश्न यह है कि व्यवधान यानी डिसरप्शन के इस समय में भारत अपने हितों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए क्या कर सकता है। इसका निर्णय इस पर निर्भर है कि भारत दोनों मुख्य प्रतिस्पर्धी देश अमेरिका और चीन को अपने राष्ट्रहितों के साथ कैसे संभालता है। भारत पहले भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुका है, जहां कोल्ड वॉर के समय निष्पक्ष रहना, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अमेरिका से संबंधों को बेहतर बनाना, वहीं कुछ वर्षों के बाद 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका चीन की त्रिपुटी के सामने सोवियत संघ से संबंध मजबूत बनाना शामिल है। जब बात अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उनसे संबंधित समस्याओं की आती है,
भारत ने हमेशा ही मध्यम मार्ग को चुना है। अनिश्चित वैश्विक संबंधों के इस दौर में भारत के लिए यह जरूरी है कि वह सभी मजबूत पक्षों और गुटों के साथ अपनी तटस्थता बनाए रखे तथा छोटे और प्रिविलेज्ड राष्ट्रों की एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर सहायता करे, क्योंकि आने वाला समय किसी एक राष्ट्र या सत्ता के अधीन न होकर बहुध्रुवीय शासन का होगा, जहां हर एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार फैसले लेगा। ऐसे में राष्ट्रों में शक्ति के बीच का अंतर, आर्थिक लाभ और कनेक्टिविटी की निर्भरता को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी के साथ नीतियों का वहन करना होगा। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी राज्य, जिनके साथ हमारा विवाद हो, उनके साथ तनावपूर्ण संबंध की बजाय रणनीतिक नीति के अधीन उपाय ज्यादा बेहतर होंगे। यह हमारी ऊर्जा और स्रोत दोनों को बचाने में लाभकारी होगा, जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय विकास को और तेज बना सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार हमारी कुल इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा हमें इसी तरफ खर्च करना पड़ता है, और ऊपर से इसकी वजह से हो रहा ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मानवीय बुद्धिमत्ता का नुकसान पूरा कर पाना तो असंभव है। हालांकि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने हितों से समझौता करके ऐसा करें। भारत के लिए राष्ट्रहित और सुरक्षा सबसे पहले आने चाहिए। आजादी से अब तक भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर सफर आसान नहीं रहा। पिछली धारणाओं के आधार पर लाभ प्राप्ति के काल्पनिक विचार का विरोध किया जाना चाहिए। राजनीति का कोई भी गंभीर जानकार यह जानता है कि फायदा उठाने के मौकों को कभी कोई छोड़ता नहीं, और इसीलिए भारत कभी किसी और को अपनी पॉलिसी निर्माण या शासन पर प्रभाव की अनुमति नहीं दे सकता। जैसा कि हमने हाल ही में अपने कई पड़ोसी राष्ट्रों की बिखरती शासन व्यवस्थाओं में देखा, भारत को अब रियलिस्टिक अप्रोच यानी यथार्थ दृष्टिकोण के साथ नीति निर्माण का वहन करना होगा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। आइए अब आगे देखते हैं। राष्ट्रहित और उसके नए मायने अब सामने आ रहे हैं। विश्व एक बाजार की तरह बन गया है, जहां हर देश अपने हित के अनुसार एक्ट कर रहा है और वैश्विक स्ट्रक्चर बदल रहा है। राष्ट्रों का एक दूसरे के प्रति भरोसा क्षीण होता जा रहा है, खास करके गठबंधन से जुड़े राष्ट्र। जैसे जैसे राष्ट्रवाद का कंसेप्ट गहरा होता जा रहा है, वैसे वैसे हितों का तफावत भी बढ़ता जा रहा है। वैश्विक मार्केट और संघर्ष का माहौल बढ़ती प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण है। राष्ट्रों की एक दूसरे के ऊपर की आर्थिक निर्भरता भी राजकीय पड़कार का दायरा सीमित बना रही है। भले ही देश छोटे लक्ष्यों के लिए ज्यादा सख्ती से खेलें, लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो कम में ही समझौता करने को तैयार होंगे। लिबरल वर्ल्ड में इसे बहुलता की महत्वाकांक्षा को सीमित करना कहते हैं, जहां राष्ट्र स्वयं अपने विकास की महत्वाकांक्षा छोड़कर अन्य राष्ट्र की सहायता पर निर्भर हो जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्र न सिर्फ एक दूसरे से लिंक है, बल्कि उस पर उन्हें गहरा विश्वास भी है, जो ग्लोबल विलेज की संधारणा को वास्तविकता में परिवर्तित करता है। टेक्नोलॉजी का इसमें अहम योगदान है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका उकेल केवल सभी राष्ट्रों के एक साथ प्रयास से ही लाया जा सकता है, जैसे कि व्यापार प्रोत्साहन, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद की नाबूदी, मेरीटाइम सिक्योरिटी आदि। नेटवर्क, एग्रीमेंट्स, मैकेनिज्म और उसके अनुपालन से यह स्थिति अब बेहतर हो रही है। परंतु 1945 से जो वैश्विक स्थिरता चली आ रही थी वह अब धीरे धीरे अस्थिर होती जा रही है, जिसके 3 मुख्य कारण लेखक यहाँ बताते हैं। ग्लोबल मार्केट के एक्सेस का नजरअंदाज, ग्लोबल सप्लाई चेन के मूल्य को न समझ पाना और ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी यानी टैलेंट के स्थानांतरण पर अत्यधिक निर्भरता। जहाँ एक और पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई वैश्विक व्यवस्था का कोई नामोनिशान दिखाई नहीं दे रहा। लेखक इसे गंभीर चिंता बताते हैं। आज विश्व जो पहले था वैसा न होने की वजह पुरानी व्यवस्था की क्षीणता है। पश्चिम देशों की मुख्य समस्याओं में आवक की असमानता, जॉब पर अत्यधिक प्रेशर, उच्च जीवन शैली और आउटसाइडर्स पर आरोप आदि का समावेश होता है।
ब्लैक स्वान इवेंट के द्वारा पश्चिम विश्व की यह मानसिकता सामने आती है। पोलैंड और अफ्रीका के स्थानांतरित लोगों के साथ व्यवहार दर्शाता है कि कल्चरल थ्रेट और इकोनॉमिक ग्रीवांसेस राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। परंतु अब एस्टैब्लिश्ड एलीट्स की यह सोच आउटडेट हो गई है। वर्तमान विदेश नीति के उभरते हुए न्यू एजेंडा पुराने खिलाड़ियों का परीक्षण कर रहे हैं। विकासशील विश्व के राष्ट्र, खासकर एशियाई राष्ट्र, विश्व से हटकर अच्छी ग्रोथ रेट और उच्च महत्वाकांक्षा प्रदर्शित कर रहे हैं, पर यह अभी भी वैश्विक संतुलन स्थापित करने से दूर है। क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से एशियाई राष्ट्रों को जो अधिक लाभ प्राप्त हुआ, हम इसे संपूर्ण विश्व की प्राप्ति नहीं मान सकते। जिस तरह से वैश्विक संगठनों की प्रासंगिकता कम होती जा रही है तथा अमेरिका कई महत्वपूर्ण कमिटमेंट्स जैसे कि पेरिस समिट से बाहर निकलना, चीन का पश्चिमी देशों से डिकपलिंग, ट्रंप द्वारा ग्लोबल सप्लाई चेन को जॉब स्टीलर मानना, यह ग्लोबलाइजेशन और संबंधों को तनावपूर्ण तथा कमजोर बनाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी में आगे इन सारे देशों को टैलेंटेड यूथ की आवश्यकता रहेगी ही, और यह वो क्षेत्र है जहां भारत सबसे आगे है। वर्तमान में भारत ने कई जीनियस विश्व को दिए हैं और आगे भी देता रहेगा। टेक्नोलॉजिकल विश्व में भारत एक स्किल रिजर्वॉयर यानी क्षमता के तालाब जैसा है, जिसके द्वारा भारत ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी के स्तर पर अपनी एक अलग छवि बना सकता है। परंतु इसके साथ यह भी जरूरी है कि इस टैलेंट पुल का हम भारत के विकास के लिए सबसे पहले उपयोग करें, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारतीयता ही हमारी पहचान है। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और अधिक प्रासंगिक बनाने में सहायक बन सकता है। जहां एक तरफ बहुध्रुवीयता शक्ति के विभाजन का विस्तार और संगठन के अनुशासन को कमजोर करती है, वहीं राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण कई मायनों में बहुध्रुवीयता को ही कमजोर करता है। यह आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में और ज्यादा शार्प बन जाता है। इस स्थिति में एक नई ऊर्जा का संचार बहुपक्षवाद के सुधार में सहायता रूप बन सकता है। चीन अमेरिका के बीच बढ़ता संघर्ष विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए पड़कार रूप बनता जा रहा है, खासकर उस क्षेत्र में जहां उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। यह दुविधा टेक्नोलॉजी, कॉमर्स और फाइनेंस से लेकर कनेक्टिविटी, इंस्टीट्यूशंस और एक्टिविटीज जैसे क्षेत्रों में ज्यादा देखी जा सकती है। और वैसे देश जो दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, उनके लिए तो समस्या और भी कठिन बन जाती है। अगर चीन और पश्चिमी देशों के बीच की स्थिति ज्यादा प्रतिकूल हो जाती है, तो उसमें परिवर्तन असंभव हो जाएगा। क्योंकि वैश्विक शासन में आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां से वापस मुड़ना अब संभव नहीं। विश्व के तकरीबन सारे ही राष्ट्र अब स्वतंत्र हैं। विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से आधे से ज्यादा गैर पश्चिमी हैं, जैसे चीन, भारत, रूस, जापान आदि। टेक्नोलॉजी का प्रसार तथा डेमोग्राफिक भिन्नता इस प्रभाव को और ज्यादा फैला रही है। अमेरिका का प्रभाव भले ही कमजोर हो रहा हो, परंतु चीन का विकास परिपक्वता से अभी काफी दूर है, और यही गैप दूसरों को आगे आने का मौका देता है। भारत को इसका लाभ उठाकर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। बहुपक्षीय विश्व और एकपक्षीय विश्व दोनों के ही अपने लाभ और पड़कार हैं। जहां बहुपक्षीयता रिबैलेंस और शक्ति के तार्किक विभाजन को तवज्जो देती है, वहीं एकपक्षता नए सभ्यों के लिए ज्यादा खुली और कम कठोर व्यवस्था है। भारत आज द्विपक्षीय संगठनों में इंडस्ट्री लीडर की तरह उभर रहा है, क्योंकि भारत में संरक्षित और विकसित व्यवस्था दोनों का अनुकूलन देखने मिलता है। अलग अलग शक्तियों के साथ सुरक्षा, राजनीति और विकास की समस्याओं पर कार्य करना दर्शाता है कि समान उद्देश्य का विस्तार उपयोगितावाद और सूझबूझ के साथ किया जा सकता है। बहुविध विकल्प वाला विश्व नए रास्ते खोलता है। प्रभावी और शक्तिशाली राष्ट्र अवसरवाद के अनुरूप कार्य करते हैं और अन्य राष्ट्रों को वैसा करने को प्रेरित भी करते हैं। भारत को वैश्विक पड़कारों का जवाब अपने कार्यों से देना चाहिए, न कि सिर्फ बातों या समस्या के नजरअंदाज से। क्योंकि वैश्विक महासत्ता की यह शाखा समस्या और पड़कार के सही
प्रभावशाली उकेल से ही किसी भी राष्ट्र को जज करती है। इसीलिए विश्व मंच पर प्रभाव स्थापित करना वर्तमान समय में पहले के मुकाबले काफी मुश्किल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का वैश्विक प्रभाव व्यापार वृद्धि और सप्लाई चेन के द्वारा बढ़ा है, न कि ब्लडशेड के द्वारा। चीन को वित्तीय साधन ने ताकत का प्रदर्शन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ने प्रतिस्पर्धियों से शारीरिक रूप से टकराए बिना शक्ति का प्रदर्शन करने के अवसर प्रदान किए हैं। यह ग्रोइंग कैपेबिलिटीज के द्वारा हार्ड पावर को मात देना दर्शाता है। भारत के लिए भी अपनी सैन्य ताकत की मजबूती और 1998 का परमाणु परीक्षण माइलस्टोन साबित हुए हैं, जिसने वैश्विक महाशक्तियों में भारत के स्थान को और मजबूत बनाया है। परंतु भारत को इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। लीडिंग राष्ट्र ज्यादा राष्ट्रवादी होंगे और अन्य के लिए भी जगह बनाएंगे। शक्ति विभाजन का विस्तार भी होता रहेगा और बहुपक्षवाद को बढ़ावा भी मिलता रहेगा। लेकिन बड़े खिलाड़ी का अर्थ अच्छे नियम कभी नहीं होता। जैसे जैसे क्षमता और डोमेन का विकास होता जाएगा, वैश्विक नियमों की प्रासंगिकता घटती जाएगी। ऐसे में भारत जैसे राष्ट्रों के सामने चैलेंज खड़ा होता है। परंतु यदि भारत इस अनिश्चितता को हैंडल कर सकता है तो हमारा विकास भी काफी तेजी से हो सकता है। भारत को रीजनल पॉलिटिक्स और लोकल बैलेंस वैश्विक महत्ता हासिल करने में मददरूप हो सकते हैं। एशियाई राष्ट्र, खासकर आसियान और इंडो पैसिफिक राष्ट्र, बहुध्रुवीय एशिया को आकार देने की भारत की इस क्षमता को देख सकते हैं। विश्व व्यवस्था में भारत के उदय की मजबूत स्थिति के लिए भारत की आर्थिक और राजकीय क्षमता की संभावना को बेहतर बनाना आवश्यक है। विदेश नीति अब वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों और उन ट्रेंड्स का आकलन करने का एक तरीका है जो नई ऊर्जा और विचारों का प्रसार करते हैं, उनके प्रभाव को कम करते हैं या उनका मुकाबला करते हैं। इस समय वैश्विक विचारों को अपने पक्ष में बदलना भी जरूरी है। लेकिन आखिरी लक्ष्य, खासकर इस अस्थिर दुनिया में, साफ है: ज्यादा दोस्त, कम दुश्मन, अच्छी सद्भावना, ज्यादा प्रभाव। यह सब इंडिया वे के द्वारा हासिल किया जा सकता है। तो मित्रों, यह था द इंडिया वे पुस्तक के दूसरे चैप्टर का सारांश। यदि आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपकी मित्र एरा अगले चैप्टर के साथ फिर मिलूंगी। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।